हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जेईई और आरएसएम डबल एसएसपी जो है एग्ज़ाम है उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंपटीशन के पर्पस से अच्छा साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बिना बात को आगे बढ़ाए हुए और डिस्कस करते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखें, A 3-phase 50 Hz induction motor has a full load speed of 1440 rpm. The number of poles of the motor is। एक 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है और वह फुल लोड स्पीड 1440 आरपीएम पर रन कर रही है, चल रही है। द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर, तो मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है N = 120F/P। तो इसके माध्यम से हम लोग आसानी से P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू को हमको निकालना है तो निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो देखें, P एक 120F/N। तो 120 × F और वैल्यू आसानी से रखें और इसमें आंसर आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसमें जो पोल्स आएंगे, नंबर ऑफ पोल्स आएंगे 4। तो बच्चों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू रखती है, ये F यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और N यहाँ पर कितना RPM पर रन कर रही है वो वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन। ये क्वेश्चन है, इतना बार रिपीट हो चुका है और यह कोई भी कंपटीशन जाता होगा जिसमें यह अछूता रहता हो, मोस्टली करके एक कंपटीशन में आ रहा है आपका सवाल। तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम कब होगा? जब R2 = x2² हो जाएगा, जब R2 = 1/x2 हो जाएगा, R2 = √x2 हो जाएगा और 1/R2 = 1/x2 हो जाएगा। अब यहाँ पर R2 क्या? R2 रोटर रेजिस्टेंस है, x2 रोटर का रिएक्टेंस है। तो यहाँ पर देखना है कि भाई कौन सा कंडीशन है जब स्टार्टिंग टॉर्क मोटर का बहुत ज़्यादा अधिक हो सकता है। तो ये होगा आपका आंसर डी। और इस फॉर्म को अपन R2 = x2 भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से इसको एनालिसिस करना है, बार बार देखना है, बार बार इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख। व्हेन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एबव सिंक्रोनस स्पीड द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस। और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो चुके हैं और होते हैं मोस्टली करके। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक क्वेश्चन है जो कंपटीशन के पर्पस से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और मोर टाइम रिपीटेबल है। तो देखें, तो जब एक 3 पीस सिंक्रोनस मोटर है, एक सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है, तो डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस। तो डैम्पर वाइंडिंग जो होगी उसके अंदर जो डैम्पर वाइंडिंग यूज ली जा रही है वो क्या उत्पन्न करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, क्या उत्पादन करेगी, क्या अपना वर्क कर पाएगी? तो देखो, रिलक्टेंस टॉर्क जनरेट करेगी, बी डैम्पिंग टॉर्क जनरेट करेगी, सी इंडक्शन मोटर टॉर्क जनरेट करेगी और डी इंडक्शन जनरेटर टॉर्क जनरेट करेगी। तो बच्चे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर मोस्टली करके बच्चे क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क पर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ डैम्पर वाइंडिंग आ जाती है वहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग का मतलब ऑसिलेशन या फेज स्विंगिंग, या बोल सकते हैं हम फेज स्विंगिंग, ऑसिलेशन, हंटिंग फॉल्ट, ये इनसे रिलेटेड कुछ मतलब टर्म्स कनेक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम डैम्पर वाइंडिंग अगर जोड़ देंगे और मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही होगी तो उसकी स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जब स्लिप की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वह इंडक्शन जनरेटेड टॉर्क की एक निर्माण या प्रोड्यूस करने का वर्क करने लग जाती है। तो बच्चा समझ में आया आपके क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में पूछा गया और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4
इस वीडियो हम ओनली कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द स्पीड टॉर्क characteristics of a DC सीरीज मोटर आर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू दोज ऑफ द मोटर। जो DC सीरीज मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह किस मोटर के लगभग समान है? कौन सी मोटर है जिसके DC सीरीज मोटर का जो स्पीड और टॉर्क के मध्य में जो एक कर्व बनता है वो कौन सी मोटर के इक्विवेलेंट है, समान है, एक जैसा बनता है? तो देखो यूनिवर्सल मोटर। आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर AC सीरीज मोटर भी कही जाती है। मोटर AC और DC दोनों को ऑपरेट होती है। बाकी सिंक्रोनस मोटर है, 2 फेज है, DC शंट मोटर। तो आंसर क्या होने वाला है? यूनिवर्सल मोटर। तो ये भी क्वेश्चन आपको मोर टाइम्स रिपीटेबल है बच्चों। आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको रीड करना है, पढ़ना है और दिमाग में इसको सेट कर लेना है बिल्कुल सटीक तरीके से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। A 2 winding transformer is electrically linked, conductively linked, inductively linked, not linked at all। इसका मतलब है कि एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है वह जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? इलेक्ट्रिकली लिंक्ड या कंडक्टिवली लिंक्ड या इंडक्टिवली लिंक्ड। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 6। ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर ए कांस्टेंट लोड करंट ऑकर। एक ट्रांसफार्मर जो है आप लोगों की जिसकी अधिकतम एफिशिएंसी 10 होगी जब उसके अंदर लोड करंट कैसा हो? कांस्टेंट हो। लोड करंट कांस्टेंट हो तब कैसी स्थिति बनने वाली होगी? तब ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी कैसी होगी? तो ध्यान रखना है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। अगर लोड करंट कांस्टेंट होगा तो R इक्विवेलेंट टू Z हो जाएगा सर्किट के अंदर, और जब इसमें Z हो जाएगा तो cos फाई R/Z। जब इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी तो क्या आने वाला है? पावर फैक्टर का मान 1 आ जाएगा। तो समझ में आया आपके में? अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली रिपीटेबल क्वेश्चन है आपके कई कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें। आयरन is removed from the iron core coil so that the coil becomes air cored coil. Inductance of this air cored coil will। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं हिंदी में रिवाइज कर रहा हूँ। देखें, एक कोई भी अगर कॉइल है जो आप लोग को पता है कि आयरन के मेटल पर लपेटी जाती है, टर्न की जाती है। अब इसका यह कहना है इस क्वेश्चन का कि अगर उस आयरन कोर को हटा दिया जाए, मतलब कॉइल जो है, कॉइल के अंदर जो आयरन कोर जो लगा रखा है, जिससे कि ये वाला आपका कोर है और इस कोर पर इस तरीके से आपका कॉइल लपेटे रखिए। अब यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाए? हटा दिया, रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ कॉइल को इस बेस में रखा जाए, तो ये एयर कोर्ड हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एयर कोर्ड कॉइल कहा जाएगा। क्या कहा इसको? एयर कोर्ड। अब ऐसी स्थिति में क्या इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो यहाँ पर बात पूछ रहा है, क्या घटेगा, सॉरी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या समान रहेगा? इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द कॉइल कॉन्फ़िगरेशन। या जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी घटेगी बढ़ेगी, यह कॉइल के कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ क्लियर कर सकते हैं। देखें, L इक्वल टू N स्क्वायर म्यू नॉट म्यू R और A अपॉन L। अब आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पर इस L इक्वल टू N स्क्वायर म्यू नॉट म्यू R A अपॉन L की स्थिति है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू आपको पता है। अगर इसको हटा दिया जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, अब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ध्यान रख लेना आपको। अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई घटेगा, श्योर सी बात है, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो कोर जो यूज मिली जा रही है वो कोर जो है उसकी जो परमेबिलिटी है कोर की, वो परमेबिलिटी क्या होती है? अधिक होती है। जो कोर की परमेबिलिटी अधिक होती है तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? अधिक होती है। तो सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि याद रखना है L इक्वल टू म्यू नॉट
या L प्रोपोर्शनल म्यू नॉट। अगर यहाँ पर म्यू नॉट या म्यू नॉट जो है आपकी परमेबिलिटी बोलते हैं, अगर वहाँ से आप लोग कोर को हटा देते हो तो परमेबिलिटी में क्या आएगी, कमी आएगी, और परमेबिलिटी में कमी आएगी तो इंडक्टेंस के मान में भी क्या आने वाली होगी, कमी। तो आंसर होने वाला है आपका डिक्रीज होगा। तो बच्चों आप लोगों के ये 5 क्वेश्चन कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आप लोगों के कॉम्पिटिशन पर्पज़ से अच्छा साबित होंगे, और आई होप उम्मीद करता हूँ ये आपको मिले भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।